दोस्तों, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, बल्कि हमारा नज़रिया ही उस चीज़ को अच्छा या बुरा बनाता है। इस चीज़ को मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, जिसको आप समझकर अपनी लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। जैसे मैं एक बात करता हूँ लीडर्स के बारे में, कि अगर आपको लीडर बनना हो, लोगों को इन्फ्लुएंस बनना करना हो और उनका मार्ग प्रशस्त करना हो, तो आपसे ये बोला जाएगा कि आपको बार बार बताया जाएगा कि दुनिया में लीडर्स भरे पड़े हैं, कमी तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों की है। और अगर इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो ऐसे समझाया जाता है कि लीडर बनने का मौका मुश्किल से मिलता है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लीडर्स भरे पड़े हैं, इसलिए आप ज़िंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहें। लेकिन लीडर्स भरे पड़े हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर व्यवसाय में चोटी के लोग आपको बता सकते हैं कि समस्या ये है कि छोटे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और बहुत कम लोग लीडर्स होते हैं। जैसे कि आप किसी फील्ड में गए, या फिर आप टीचर बनने के लिए गए, या फिर आप अधिकारी बनने के लिए गए, तो आपसे बता दिया जाएगा कि आपसे भी बेहतरीन अधिकारी भरे पड़े हैं, आपसे बेहतरीन टीचर भरे पड़े हैं। आप वहाँ पे जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हो तो इस बिज़नेस में भी लोग भरे पड़े हैं। आपके ज़िले में देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिम खुल रही हैं या ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। अगर आप खोलेंगे तो आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे, कस्टमर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ही लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। तो इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है, बल्कि जब कोई इंसान ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है ना, तो वो आपको ही अच्छे से क्लियर माइंड के साथ में आपको बता देगा कि भैया, आप चाहे जिम खोलो, चाहे आप टीचर बनो, आपको स्टूडेंट बल्क में मिलेंगे, आपको कस्टमर जो कि आपके यहाँ डिनर करने आएगा वो भी बल्क में मिलेगा। बस एक भ्रम फैला के रखा गया है कि आप उस चीज़ में कदम आगे ना बढ़ाएं जो कि आपको दुनिया की नज़र में बेहतरीन इंसान, महान और एक लीडर के रूप में उभारे। तो साथियों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं जिसका नाम है पंचायती राज, जो कि वीपीओ का सिलेबस है। इस वीपीओ के सिलेबस में हमने पंचायती राज के भाग 1 के बारे में हमने लगभग पढ़ लिया है, जिसमें से हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने अब तक का पढ़ लिया है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है प्राचीन काल में, मध्यकाल में और ब्रिटिशर्स के समय में। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए जो समितियां गठित की गई थी वो समितियां क्या थी। उस समितियों में हमने पढ़ा था बलवंत राय मेहता समिति 1952। उसके बाद हमने पढ़ा था अशोक मेहता समिति, है ना, 1978। अशोक मेहता के बाद हमने पढ़ी थी GVK राव समिति 1985। उसके बाद हमने पढ़ी LM सिंघवी समिति 1986। उसके बाद हमने पढ़ी थी गाडगिल समिति। उसके बाद हमने PK थुंगन समिति पढ़ी थी 1988। उसके बाद हमने गाडगिल समिति पढ़ी थी, वो भी 1988 में ही आई थी, है ना। तो गाडगिल समिति थी जो गाडगिल समिति, जो ऊपर की जितनी भी समितियां थीं, उन सभी समितियों से जो अच्छी चीज़ें थी उनको निकाल करके गाडगिल समिति में रख दिया गया। गाडगिल समिति ने जो सिफारिशें दी थी, है ना, बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने, LM सिंघवी साहब ने, PK थुंगन साहब ने, उन सबकी सिफारिशों से जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको गाडगिल समिति ने अपनी सिफारिशों में रख दिया और बोला कि अब आप पंचायती राज व्यवस्था को क्या करिए, सुदृढ़ करिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार। ठीक है, तो संवैधानिक आधार की बात करें तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि गाडगिल समिति जो थी वो ऐसी समिति थी जिसने बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति की सिफारिशों से अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल करके क्या किया, उसने अपनी समिति के थ्रू प्रस्तुत किया। और उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी राजीव गांधी जी की। तो राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने के लिए जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। अब देखिए, यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही है। विधेयक में और कानून में अंतर होता है। विधेयक का मतलब क्या होता है कि आपने प्रस्तुत किया किसी चीज़ को, वो भंग भी हो सकता है, उसका विरोध भी हो सकता है, वो खारिज भी हो सकता है। लेकिन कानून क्या होता है? जब कोई विधेयक पारित हो जाता है और उसे कानून के रूप में क्या कर लिया जाता है, एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, कानून बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। अब दो ही जगह पर पेश किया जाता है, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में, क्योंकि हमारी संसद किससे मिलकर बनी होती है? हमारी संसद बनी होती है लोकसभा
प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जब भी कोई विधेयक आएगा तो वो लोकसभा प्लस राज्यसभा दो जगह पर जाएगा। तो अब हुआ क्या कि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक तो पारित किया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत करने का प्रावधान था, मजबूत बनाने का प्रावधान था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी राज्य सरकारें थीं, उन राज्य सरकारों को यहाँ पर केंद्र ने अपने साथ में शामिल नहीं किया था, ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था की थी। तो राज्य सरकार को लगा कि भाई मेरी शक्तियाँ तो कम हो जाएंगी और केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। तो अब देखो, आपके घर में अगर आपके पास ज़्यादा पावर हो, आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी हो, और आपके घर में कोई दूसरा इंसान आ जाए और वो कहे कि हम इसको रूल करना चाहते हैं, हम इसको टेक ओवर करना चाहते हैं, तो आपको बुरा लगेगा ना कि नहीं भैया, हमारी पावर है, हमारी पावर के छोड़कर आप राज नहीं कर सकते भाई। तो यहाँ पर राज्य सरकारों के साथ वही चीज़ हुई। तो राज्य सरकारों को लगा कि केंद्र सरकार मजबूत हो जाएगी और वो डायरेक्टली हम पर राज करेगी। तो उन लोगों ने क्या किया, इस व्यवस्था को क्या कर दिया, नामंजूरी दे दी। फिर उसके बाद आई वीपी सिंह सरकार। अब वीपी सिंह सरकार जब आई, इन्होंने अपना मोर्चा संभाला। अब देखो, वीपी सिंह सरकार क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस सरकार में जब राजीव गांधी साहब थे तो इन्होंने श्रीलंका में क्या भेजा था, शांति सेना भेजी थी। शांति सेना के साथ हुआ क्या कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग मारे गए। उसके बाद उसी के समय में बोफोर्स घोटाला भी चल रहा था। और इनका क्या था, 1984 में ये जिस बहुमत के साथ आए थे, वो विश्वास जनता का इनके प्रति रहा नहीं। तो इस वजह से इनकी सरकार की दोबारा आ नहीं पाई। तो वीपी सिंह सरकार जब आई तो ये गठबंधन वाली सरकार थी। तो नवंबर 1989 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यभार संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगी। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्री का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। अब देखो, वीपी सिंह ने क्या किया, जो कि राजीव गांधी नहीं कर पाए। उन्होंने राज्यों को अपने साथ नहीं लिया। इन्होंने क्या किया, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने साथ मिलाया और 2 दिन का सम्मेलन किया। ठीक है, ये इनकी अच्छी पॉइंट थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या था कि गठबंधन की सरकार थी। अब गठबंधन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी एक ने अपना हाथ खींचा तो पूरी सरकार गिरेगी। तो कांग्रेस ने क्या किया, अपना हाथ खींच लिया। कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया तो इनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई। कांग्रेस ने सोचा कि हम बहुमत के साथ में आ जाएंगे और फिर हम इस काम को पूरा करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नरसिम्हा राव सरकार आई। तो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में क्या हुआ, पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। अब देखो, हम जब भी बात करेंगे तो हमेशा बात करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को क्या हुआ, पंचायती राज को संवैधानिकरण का दर्जा प्राप्त हुआ और ये विधेयक पारित हुआ। और प्रभावी कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। प्रभाव करने का मतलब क्या होता है, प्रभाव का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूशन का। तो हमेशा तत्काल प्रभाव नहीं आता है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है उसका, तो उसमें लंबा समय लगता है। तो इसे पारित और प्रभाव होने में अंतर है। तो ये याद रखना कि पारित कब हुआ, 1992, ऑप्शन में यही आप टिक करोगे। और प्रभाव में कब आया, तो 24 अप्रैल 1993 को। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि भारत में अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं और कितने संविधान संशोधन विधेयक आ चुके हैं? तो आप इन दोनों का कमेंट सेक्शन के थ्रू जवाब जरूर दीजिएगा। और साथ में एक सवाल और है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 सवाल हैं, इनका आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं संविधान संशोधन का। जो चरण की बात करें तो 64वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 के साथ ये शुरू हुआ, जिसे राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। संविधान का 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए एक संयुक्त विधेयक साल 1990 में पेश किया गया, लेकिन इसे कभी सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दिसंबर 1992 में संसद के द्वारा क्या हुआ, पारित कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। 24 अप्रैल 1993 को संविधान
संशोधन 73वां अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को संविधान संशोधन अधिनियम 74वां 1992 के रूप में ये कानून प्रवर्तित हुए। अब देखो 1992 से पहले भारत सरकार की वो जो संरचना कैसी थी, ऊपर था केंद्र और नीचे था राज्य। 1992 के बाद संरचना क्या होगी, केंद्र तो था ही था, यहाँ पे राज्य था, एक संरचना और बन गई जिसको किस नाम से जाना जाने लगा, एक संरचना और बनी, उसको किस नाम से जाना जाने लगा, उसको जाना जाने लगा स्थानीय स्वशासन के नाम से, इसको क्या हुआ, जाना जाने लगा। तो स्थानीय स्वशासन के नाम से इसको पहचान मिली। 73वां संशोधन 1992 की बात करें तो इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इस पंचायतें नाम से इसे भाग में उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 ऋ के प्रावधान सम्मिलित किए गए। ये जो 243 है ना, इसमें 3 चीज़ें हैं। आपको ग्राम पंचायत भी देखने को मिलेगी, आपको नगर पालिका भी देखने को मिलेगी, नगर निगम भी देखने को मिलेगा और सहकारी समितियां भी आपको देखने को मिलेगा 243 में। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इस सूची में पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। तो आप हमें, है ना, तो अब क्या है, यह अनुच्छेद 243 जिससे संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान के 40 में अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया। इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगी और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वह स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। मतलब कि जो भी पहले काम होता था उसको वाद योग्य नहीं किया जा सकता था, मतलब उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा, किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारी संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस अधिनियम के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक अनिवार्य, एक स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है। दूसरे भाग के स्वैच्छिक उपबंधों के राज्यों के स्वाभिमान के अनुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य के नई पंचायती राज पद्धति को बनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपने अधिकारों को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी क्या है, संकल्पना है। इस पॉइंट को क्या करना है, हमें अच्छे से समझना है। पहली चीज़, ये जो यहाँ पर बात की गई ना कि स्वैच्छिक रूप से, स्वैच्छिक मतलब क्या है कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो प्रशासनिक परिस्थितियां हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बॉलीवुड मूवी में एक गाना भी है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ, जो आपने देखा कि नरसिम्हा, जो वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, 2 दिन का जो बैठक किया था ना, कौन सी सरकार के लिए, उन सरकार के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके 2 दिन का बैठक किया था ना। वो 2 दिन का बैठक किस लिए था, वो 2 दिन का बैठक इसलिए था ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके, ताकि राज्य सरकारों को ये ना लगे कि हम पर केंद्र शासन कर रहा है। तो यहाँ पर इसी की बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ सामने आती है तो राज्य सरकार स्वतंत्र है, अपने स्वैच्छिक प्रावधानों के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस अधिनियम ने लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में जोड़ा, यानी कि प्रतिनिधित्व तो लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदला। कैसे कि अब गाँव में चुनाव होगा तो जो सरपंच चुना जाएगा वो गाँव के लोग अपने हिसाब से चुनेंगे, डायरेक्ट वोट सिस्टम से चुनेंगे। और दूसरा चीज़, अपने गाँव के लिए बजट की सुविधा और जो भी सुविधाएं हैं, जो भी अभाव हैं, उनको सुनिश्चित करने का अधिकार अब किसके पास है, जनता के पास है। अब हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं। तो इन संशोधनों ने संविधान में 2 नए भागों को शामिल किया। भाग 9 पंचायत, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और भाग 9A नगर पालिकाएं, जिसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को रखा गया, जिनमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। अनुच्छेद कौन सा है ये, 243B। सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना है। अनुच्छेद 243C2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए गए हैं। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी और एसटी के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिए होंगी और सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। 243D प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया है और कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। निकायों के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। अनुच्छेद 243E मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे। अनुच्छेद 243 के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और इन योजनाओं जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी शामिल हो जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा। तो अनुच्छेद 243G पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें संशोधन में एक जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 243ZD। राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व का अवधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 243H है ये। फिर है प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। अनुच्छेद 243 संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। निम्नलिखित क्षेत्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों से अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दी गई है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पेसा पारित किया गया। तो अब हम बात करते हैं पेसा अधिनियम क्या है 1996 का। तो 1996 का पेसा अधिनियम पंचायत से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर लागू नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 5वीं अनुसूची क्या है। हालांकि इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 में पारित किया जिसे पेसा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या है? आपका पेसा एक्ट है। आपको उद्देश्यों के बारे में बताते हैं तो उद्देश्य से आप जल्दी समझ जाओगे। तो संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करना, ठीक है। यानी अनुसूचित क्षेत्र जितने हैं वहां पर पंचायत से जुड़े प्रावधानों को क्या है? विस्तार देना है। जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना और पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगतता में प्रयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना। साथ ही जनजाति समुदायों की परंपराओं एवं विभागों की सुरक्षा तथा संरक्षण करने के साथ जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायत को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना और उच्च स्तर पर पंचायत को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों एवं अधिकारों को छीनने से रोकना। ये पेसा एक्ट का क्या था? ये उद्देश्य था। तो आपका जो सिलेबस का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? जो कि हमने लगभग 80% सिलेबस कवर कर लिया है। भाग 1 का पार्ट 1 है ना, जिसमें अब हमको जो पढ़ना है वो है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम, उसके संशोधन और बस ये 2 टॉपिक बचे हैं 20% में। 80% आपका सिलेबस भाग 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के साथ में, है ना। तो आप सभी लोगों में से आज बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कंप्यूटर की क्लास कब से आएगी,
ठीक है। तो आप लोगों ने कंप्यूटर की क्लास के लिए कमेंट किया था, तो कंप्यूटर की क्लास आपकी बहुत जल्द आएगी। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि कंप्यूटर की क्लास के लिए मैं आप लोगों में से एक लोगों का सजेशन था कि पेपर आयोग बहुत टफ बना रहा है कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए। तो मैं अभी जितने भी पेपर अभी हाल फिलहाल आयोग ने लिए हैं उसके मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर के पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ और उस हिसाब से नोट्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। और बहुत ही जल्द आपके लिए मैं कंप्यूटर के नोट्स के साथ हाजिर हो जाऊँगा पीपीटी के साथ में। बस आप थोड़ा सा और 1-2 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड होने लगेगी। ठीक है, आपको मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, कंप्यूटर आपको मैं पूरा करवाऊँगा। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने पढ़ा है समझाया नहीं है, पढ़ाया है पर उसको कायदे से हमने डिस्क्राइब नहीं किया। स्पेशली ये जो सवाल आया था, ये सवाल आया था स्कीम्स को लेकर के, योजनाओं को लेकर के। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितनी भी योजनाएं होती हैं ना, उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट उन्हीं योजनाओं में होता है जो कि भविष्य के लिए होती हैं। तो जब ऐसी कोई योजना आती है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, और जैसी कोई योजना ऐसी होती है जिसमें सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, है ना। तो बाकी समझाने वाली चीज़ें मैं खुद अपनी तरफ से समझा देता हूँ। और बाकी आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और आखिरी में एक सवाल और है कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय तो हैं, पर उन 29 विषयों के नाम क्या हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आप सभी ने अब तक और आज के दिन जितने लोगों ने इस YouTube चैनल को अपना माना और सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, उन सभी को मैं अपनी तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी का भरोसा मुझ पर बन रहा है और आप मुझे अपने बड़े भाई की तरह प्यार दे रहे हो। और मुझसे आपको मुझे भी फील होता है कि आपको और अच्छे से गाइड किया जाए। तो मैं अब और कंटेंट पे काम कर रहा हूं ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका अपना है। और आप इस चैनल को मैं फिर से कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अपने इस चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी पहुँचाइए, ताकि वो सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी के साथ में मेंटेन कर सकें। और फिर से दिल से धन्यवाद आप सभी को, जिन लोगों ने भी अब तक मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, उनके लिए धन्यवाद। और आप लोगों को और भी कोई क्लास चाहिए तो बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। और आप में से बहुत लोग परेशान थे कि पेट में मेरे 85 प्लस मार्क है 21 और 22 में भी, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि सिलेक्शन होना या ना होना ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है प्रयास करना। आप सिर्फ क्या करिए, आप सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ में प्रयास करिए। आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं तो एक ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत है। वहाँ पर तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पेपर में क्या पूछेगा। आप तो फिर भी एक ऐसे एग्ज़ाम से जुड़े हो जहाँ पर आप गेस कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप PYQ का एनालिसिस करिए, क्योंकि वही आपको लेके जाएगा फाइनल सिलेक्शन तक। तो एक दिन मैं एक वीडियो सेपरेट बना ही दूंगा कि PYQ का एनालिसिस किया कैसे जाता है, तो आप सभी लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और सभी दोस्तों को और सभी बहनों को जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है अब तक, उन सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, और जल्दी कंप्यूटर की क्लास आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। और तब तक आप वेट करिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रयास करिए, लगातार करिए, और निराशा के भाव मत आने दीजिए अपने मन में। बस आप चलते रहिए, चलना ही अपना काम है, बाकी मंजिल तो मिल ही जानी है। और जो मज़ा है वो यात्रा का ही है, मंजिल पे पहुंच जाने का नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे भी इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।